वास्तविक शिक्षा का अर्थ है स्वयं को जानना। महात्मा गांधी। नमस्कार और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो भारतीय समाज, राजनीति और शिक्षा तीनों की नब्ज को एक साथ छूता है। बिल्कुल। विषय है गुलामी की मानसिकता और थॉमस बेबिंगटन मैकाले की वो विरासत जो आज भी हमारे साथ है। और ये चर्चा आज अचानक नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही, मैं कहूँगा, तीखे और दिलचस्प लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है मैकाले इन सैफ्रॉन क्लोथ्स। हाँ, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक खास तौर पर काम का हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये आज के भारत की सामाजिक राजनीतिक बहस को समझने में एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हालिया टिप्पणी से, जिसमें उन्होंने मैकाले की शिक्षा नीति की कड़ी आलोचना की और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का आह्वान किया। बिल्कुल। अब दिलचस्प बात यह है कि लेख का लेखक इस बहस के शुरुआत में प्रधानमंत्री की बात से पूरी तरह सहमत दिखता है। अच्छा। हाँ, वो मानता है कि मैकाले की नीति ने भारत के आत्मविश्वास को तोड़ा और एक ऐसा क्लास तैयार किया जो मैकाले के ही शब्दों में रक्त और रंग में भारतीय, लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि मैकाले का वो मूल विचार था क्या, जिस पर आज लगभग 200 साल बाद भी इतनी गर्मागर्म बहस हो रही है। मैकाले के 1835 के उस मशहूर दस्तावेज का सार एक बहुत ही घमंडी और विवादास्पद वाक्य में छिपा है। कौन सा? उन्होंने लिखा था, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के बराबर है। सोचिए, मतलब ये तो सिर्फ नीति बनाना नहीं हुआ, ये तो सीधे सीधे एक पूरी सभ्यता के ज्ञान और इतिहास पर हमला है। बिल्कुल। उनका मानना था कि संस्कृत और अरबी के सारे ग्रंथ इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूलों की मामूली किताबों से भी कम है। और इस सोच के पीछे उनका मकसद क्या था? सिर्फ भारतीयों को नीचा दिखाना? मकसद बहुत साफ और कह सकते हैं रणनीतिक था। उनका उद्देश्य था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक पुल का काम कर सके। हाँ, बिल्कुल, एक दुभाषीय का वर्ग, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो दिखने में तो भारतीय हो पर जिसकी सोच, जिसकी वफादारी, सब कुछ अंग्रेजी हो। और लेखक इस बात से सहमत है कि मैकाले अपने इस डिजाइन में कामयाब रहा? पूरी तरह सहमत है कि आजादी के बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी नौकरशाही, हमारी सोच इसी विरासत को ढोती रही। अंग्रेजी भाषा को तरक्की का पैमाना बना दिया गया और हमारी अपनी ज्ञान परंपराओं को पिछड़ा मानकर हाशिए पर डाल दिया गया। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, मतलब लेखक और सरकार दोनों एक ही दुश्मन की ओर उंगली उठा रहे हैं, मैकाले। हाँ, लेकिन फिर लेख का शीर्षक मैकाले इन सैफ्रॉन क्लोथ्स क्यों है? असली मोड़ कहाँ से आता है? यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं पर लेखक कहानी में एक जबरदस्त और अप्रत्याशित मोड़ ले आता है। उसका तर्क है कि आज असली खतरा उन ब्राउन साहब से नहीं है जो सूट बूट पहनकर अंग्रेजी बोलते हैं। तो फिर किससे है? बल्कि असली खतरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भेष में छिपी हुई मानसिक गुलामी से है। और इसी घटना को समझाने के लिए वो एक बहुत ही शक्तिशाली जुमला गढ़ता है, तिलकधारी मैकाले। तिलकधारी मैकाले, वाह, ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने पे मजबूर करने वाला शब्द है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहा है लेखक? इसका मतलब है वे लोग जो बाहरी तौर पर तो भारतीय संस्कृति का चोला ओढ़े हुए हैं, तिलक लगाते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, संस्कृत के श्लोकों का जिक्र करते हैं, लेकिन जिनकी सोच का मूल ढांचा, जिनकी विश्व दृष्टि, वो पूरी तरह से पश्चिमी है। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, पर है। इसे और गहराई से समझाने के लिए लेखक मशहूर विचारक आशीष नंदी के एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंटीमेट एनिमी। इंटीमेट एनिमी मतलब अंतरंग शत्रु। ये सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। दुश्मन अंतरंग या करीबी कैसे हो सकता है? यही तो नंदी के तर्क की खूबसूरती है। नंदी कहते हैं कि उपनिवेशवाद का घाव इतना गहरा होता है कि वो सिर्फ अपने वफादार गुलामी में ही बनाता, बल्कि वो अपने सबसे बड़े आलोचकों को भी अनजाने में अपने जैसा बना लेता है। एग्जैक्टली। मतलब आप जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं, आप अनजाने में उसी के हथियार, उसी की भाषा और उसी के नियमों को अपना लेते हैं। और लेखक के अनुसार आरएसएस की राष्ट्रवाद की विचारधारा इसी नकलची प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है।
एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है लेखक के अनुसार। वे मानते हैं कि ये राष्ट्रवाद भारतीय सभ्यता की अपनी मौलिक बहुलवादी सोच से नहीं, बल्कि पश्चिम के एकरूपता वाले मॉडल की नकल से उपजा है। ये तो बहुत तीखा तंज है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छा जुमला है या लेखक के पास इसे साबित करने के लिए कुछ ठोस बातें भी हैं? नहीं, यहीं पर लेख का विश्लेषण गहरा होता है। लेखक सिर्फ आरोप लगाकर नहीं छोड़ता, बल्कि अपने तर्क के समर्थन में एक एक कर कई ठोस उदाहरण देता है। जैसे कि पहला और सबसे आसान उदाहरण है भाषा का। भाषा कैसे? लेखक इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री अपने हिंदी भाषणों में बार बार गवर्नेंस मॉडल, एस्पिरेशन, टूरिज्म, मेड इन इंडिया जैसे अंग्रेजी जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो करते हैं। तो लेखक का सवाल बहुत सीधा है, क्या ये वही आयातित विचार नहीं है जिनकी आलोचना की जा रही है? क्या ये शब्द सिर्फ शब्द है या ये अपने साथ एक पूरी पश्चिमी सोच लेकर आते हैं? ये एक दिलचस्प अवलोकन है, लेकिन कोई कह सकता है कि ये तो आजकल की आम बोलचाल की भाषा है। क्या लेखक इससे आगे बढ़कर नीतियों के स्तर पर भी इस नकल को दिखाते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल सीधा मुद्दे पर लाता है। लेखक का दूसरा उदाहरण नई शिक्षा नीति यानी NEP का ही है। अच्छा। वो दावा करते हैं कि इस नीति में भारतीय जैसा कुछ खास नहीं है, सिवाय इसके कि ऊपर से भारतीय ज्ञान प्रणालियों का तड़का लगा दिया गया है। लेकिन उसमें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे बहुत जोर है। हाँ, पर उनके मुताबिक इसका मूल ढांचा एक अमेरिकी शिक्षा नीति के दस्तावेज जैसा है, जो भारतीय जमीनी हकीकत से काफी कटा हुआ है। और वो इस विडंबना की ओर भी इशारा करते हैं कि एक तरफ अंग्रेजी भाषा की इतनी आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शासन में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। मतलब लेखक कह रहे हैं कि असली बदलाव स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि सिर्फ सजावट में किया गया है। ठीक यही। और ये बात हमें उनके तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पर ले आती है, विकास का मॉडल। विकसित भारत 2047। हाँ, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सपना है। और इसमें क्या समस्या हो सकती है? हर देश आर्थिक विकास और GDP ग्रोथ का लक्ष्य रखता है। इसे पश्चिमी नकल कहना क्या थोड़ी ज्यादती नहीं है? यही वो सवाल है जो लेखक पूछ रहा है। वो कहता है कि विकसित भारत का पूरा विचार GDP वृद्धि पर आधारित एक थके हुए पश्चिमी मॉडल की नकल है। एक ऐसा मॉडल जो मानव कल्याण और पर्यावरण की स्थिरता को नजरअंदाज करता है। मतलब ये उनके जैसा बनने की एक दौड़ है। बिल्कुल। और लेखक के अनुसार ये अपने आप में एक औपनिवेशिक मानसिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो एक गहरा विरोधाभास उजागर करते हैं, एक ऐसा नेता जो औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने का आह्वान करता है, वो साथ ही साथ उन्हें पकड़ने और उनकी तरह बनने का सपना कैसे देख सकता है? यही तो, ये गहरा अंतर्विरोध है। समझ रहा हूँ। यह तर्क वाकई सोचने वाला है। क्या लेखक राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा पर भी सवाल उठाते हैं? हाँ, और ये उनका चौथा बड़ा बिंदु है। लेखक का तर्क है कि नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य का विचार ही पश्चिमी है। ये यूरोप में पैदा हुआ एक मॉडल है जो सांस्कृतिक एकरूपता, एक भाषा और सत्ता के केंद्रीकरण की मांग करता है। और ये भारत के अनुभव से मेल नहीं खाता। लेखक के मुताबिक ये भारत के हजारों साल के सभ्यतागत अनुभव के ठीक उल्टा है। भारत कभी भी एकरूप संस्कृति वाला देश नहीं रहा। यहाँ हमेशा बहुलता रही है। इस पश्चिमी मॉडल को भारत पर थोपना भारत की आत्मा को ही बदलने जैसा है। और आपका मतलब है कि ये नकल सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर नहीं, बल्कि धार्मिक स्तर पर भी हो रही है। और ये लेखक का अंतिम और सबसे संवेदनशील उदाहरण है। वो क्या है? उनका मानना है कि हिंदुत्व को अब्राहमिक धर्मों जैसे ईसाई धर्म या इस्लाम के सांचे में ढालने का प्रयास भी एक नकल है। मतलब एक पवित्र किताब, एक पैगंबर, एक कठोर संगठनात्मक ढांचा बनाने की कोशिश। जी, जो हिंदू धर्म के स्वाभाविक, विविध और विकेंद्रीकृत स्वरूप को मिटाने जैसा है। लेखक के अनुसार इस विचारधारा में जो आक्रामकता और बहुसंख्यकवाद दिखता है, वो असल में पश्चिम की नकल करने की आतुरता और एक गहरी हीन भावना को छुपाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी उदाहरणों को एक साथ रखूं, भाषा, शिक्षा, विकास, राष्ट्र और धर्म, तो लेखक कह रहे हैं कि हर स्तर पर एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। बाहरी रूप से भारतीय होने का दावा, लेकिन अंदर से पश्चिमी ढांचे की नकल।
तो इन सब का निचोड़ क्या है? लेखक का अंतिम निष्कर्ष क्या है? लेखक का निष्कर्ष बहुत तीखा और सीधा है। वे कहते हैं कि एक उपनिवेशित मन का अंतिम सपना अपने मालिक जैसा बनना होता है। और इस अर्थ में वर्तमान शासन औपनिवेशिक मानसिकता का एक आदर्श वाहक है। उनके जोरदार नारों के बावजूद, हाँ। पर वे भगवा कपलों में मैकाले को पुराने अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग से भी बदतर क्यों मानते हैं? क्योंकि लेखक के अनुसार राष्ट्रवाद का ये नारा इतना शक्तिशाली और भावनात्मक है कि ये हमें असली समस्या को देखने ही नहीं देता। अच्छा। ये हमें उपनिवेशवाद के तहत स्व के खोने की वास्तविक चुनौती को भुला देता है। हम प्रतीकों और नारों की लड़ाई में उलझ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी सोच का ढांचा, हमारी सफलता की परिभाषा अभी भी वही औपनिवेशिक है। मतलब पुरानी ब्राउन साहब वाली गुलामी कम से कम दिखती तो थी। बिल्कुल, आप उसे पहचान सकते थे, पर ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भेष में छिपी गुलामी और भी खतरनाक है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे काम करती है। तो अगर ये रास्ता एक बंद गली है, तो इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? लेखक कोई समाधान सुझाते हैं? हाँ, लेखक एक दिशा की ओर इशारा करते हैं। उनके लिए स्व की पुनर्प्राप्ति का रास्ता आरएसएस की इस नकलची मानसिकता पर काबू पाने के बाद शुरू होता है। और वो रास्ता कहाँ से जाता है? और ये रास्ता गांधी और टैगोर के विचारों से होकर गुजरता है। उनका मानना है कि इन दोनों विचारकों ने पश्चिम को गहराई से समझा, उससे सीखा, लेकिन कभी उसकी अंधी नकल नहीं की। उन्होंने भारतीय सभ्यता की जड़ों में मजबूती से खड़े होकर दुनिया के लिए एक मौलिक दृष्टि पेश की। हाँ, लेखक का मानना है कि असली डीकोलोनाइजेशन का रास्ता वहीं से मिलेगा, नकल से नहीं, मौलिकता से। तो आज हमने देखा कि कैसे मकाले की विरासत पर एक सीधी साधी लगने वाली बहस एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय रूप ले सकती है। ये चर्चा सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं है। नहीं, ये पहचान, राष्ट्रवाद की प्रकृति और आधुनिक भारत की आत्मा की दिशा के बारे में भी है। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी मुद्दे को सिर्फ सतह पर न देखें, बल्कि उसकी आलोचनात्मक परतों को भी समझने की कोशिश करें। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस लेख का मूल तर्क ये है कि उपनिवेशवाद का असर बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। ये सिर्फ हमारी भाषा या पहनावे में नहीं, बल्कि हमारी सोच की बुनियादी संरचनाओं में घर कर जाता है। बिल्कुल, जैसे कि हम विकास को कैसे परिभाषित करते हैं, एक सफल राष्ट्र का क्या मतलब समझते हैं, या अपनी ही संस्कृति को किस नज़र से देखते हैं। तो श्रोताओं के लिए आज का विचारोत्तेजक प्रश्न यहीं से निकलता है। अगर राष्ट्रवाद और विकास की आधुनिक अवधारणाएं, जैसा कि लेखक तर्क देते हैं, स्वयं पश्चिमी नकल है, तो भारतीय सभ्यता के लिए स्व की वास्तविक पुनर्प्राप्ति का मार्ग क्या हो सकता है? ये रास्ता कैसा दिखेगा? ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कैसा भारत बनाएगा जो नकलची न हो बल्कि मौलिक हो? इस पे सोचिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उन्हें पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।